हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल मीन ऑफ एजुकेशन पर। स्टूडेंट्स, हम आपके लिए आज लेकर आए हैं क्लास 12th की फिजिक्स का चैप्टर 1, जो कि पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने आपको क्लियर करा दिया है और पार्ट 3 हम आपके लिए आज लेकर आए हैं स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, हम इस टॉपिक में आज क्या पढ़ेंगे? इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे आज वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके पहले हमने पहले पार्ट 1 में जो है पढ़ चुके हैं हम कि हमने आवेश को पढ़ा, आवेश के गुण को पढ़ा है, आवेश कितने प्रकार का होता है ये पढ़ा है, आवेश कितने प्रकार का बल होता है वो पढ़ा है। फिर हमारे दूसरे पार्ट जो था हमारा पार्ट 2 में हमने सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कह सकते हैं क्या है, वो है कूलाम का नियम और कूलाम के बल का निगमन। कूलाम के नियम का निगमन है जो कि हमने अच्छे से किया और उससे हमारा जो रिजल्ट निकला था, रिजल्टेंट जो वैल्यू थी उसकी F = 1/4πε0 Q1 Q2/r², उसका रिजल्टेंट निकला था। वो आपका बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हैं होने वाला है आपका, जो कह सकते हैं कि आपका जो फिजिक्स स्टार्टिंग का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन वही होने वाला है स्टूडेंट्स। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पार्ट 1 और पार्ट 2 को जाकर देख लीजिए, तभी आपको अच्छे से समझ में आने वाला है, क्योंकि फिजिक्स से हर एक टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। अगर आपने अच्छे से पहले के टॉपिक को क्लियर करके रखा है तो आपको जो है आने वाले टॉपिक्स में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं होने वाली है। स्टूडेंट्स, चलो ये स्टार्ट करते हैं हमारा अगला टॉपिक। हमारा अगला टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता स्टूडेंट्स क्या होती है कि वैद्युत क्षेत्र में रखे एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। क्या कहने का तात्पर्य है कि वैद्युत क्षेत्र में रखे एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। इसे ई से व्यक्त करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, हम आपको समझाते हैं कि यह किस प्रकार से होता है। डायग्राम के माध्यम से हम आपको बताने की जो है चेष्टा करेंगे। चलिए देख लीजिए अब डायग्राम के माध्यम से इसे किस प्रकार से हो सकता है स्टूडेंट्स। चलिए तो डायग्राम के माध्यम से देखेंगे स्टूडेंट्स। तो क्या होता है, पहले एक वैद्युत क्षेत्र लेंगे। वैद्युत क्षेत्र कैसे लेते हैं? वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पर कोई अन्य आवेश वैद्युत बल का अनुभव करे वो वैद्युत क्षेत्र होता है। स्टूडेंट्स, समझ में आ गया? वैद्युत क्षेत्र हमने आपको जो है अगली वीडियो में पढ़ा दिया है। आप अगली वीडियो को अच्छे तरीके से देख लीजिए। जब भी आप इस वीडियो को देखिए तब आपको अच्छे तरीके से जो है समझ में आने वाला है। चलिए देखते हैं वैद्युत क्षेत्र में क्या होता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसकी मान लीजिए स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर कोई इसके किसी वैद्युत क्षेत्र में यहाँ पर कोई हमने एक आवेश रख दिया, इसे कहते हैं टेस्ट चार्ज, इसे परीक्षण आवेश कहते हैं, धन परीक्षण आवेश कहते हैं। किसी भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को जो है चेक करने के लिए कि हाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, इंटेंसिटी उसकी कितनी है तीव्रता, तो उसके लिए हमें टेस्ट चार्ज यानी परीक्षण आवेश को लेना पड़ता है। तो इस क्षेत्र के द्वारा इस परीक्षण आवेश पर जो बल निरूपित होता है इसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यानी वैद्युत क्षेत्र में रखे एकांक धन परीक्षण आवेश पर क्षेत्र के द्वारा लगाए हुए बल को ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यानी कि ये क्या हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से हम जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम ई से निरूपित करते हैं। तो ये देखिए एकांक धन परीक्षण आवेश पर बल लगा रहा है तो ये एकांक हो जाएगा, यानी कि जो आपका आवेश ये एकांक हो जाएगा और बल लगा रहा है, एफ लगा रहा है, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से क्या हो गया, सूत्र आपका होगा E = F/Q0। या फिर आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत क्षेत्र द्वारा लगने वाले बल को हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्या? एकांक धन परीक्षण आवेश पर वैद्युत क्षेत्र के द्वारा लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अगर इसका मात्रक यहाँ से ज्ञात करना चाहें तो बल का मात्रक आप जानते हैं न्यूटन होता है, यानी कि न्यूटन हो गया। और क्या आवेश का मात्रक आप लोग जानते हैं, हमने आपको पार्ट 1 में अच्छे तरीके से डिस्कस किया है कि आवेश का मात्रक कूलाम होता है, यानी कि इसे सी से व्यक्त करेंगे, यानी कि क्या हो जाएगा न्यूटन ये प्रति क्या हो जाएगा कूलाम, इसका जो है मात्रक हो जाएगा स्टूडेंट। चलिए हम देखते हैं आगे, देखते हैं हम अपनी जो है परिभाषा के हिसाब से। जैसे कि हमने आपको बताया कि E = F/Q0 होता है, जो कि F क्या है आपका धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल है और Q0 क्या है धन परीक्षण आवेश है। चलिए इसकी राशि जान लेते हैं। राशि क्या है, यह एक सदिश राशि है, इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है, जैसे कि हमने आपको तुरंत भी बताया है। और इसका अन्य मात्रक वोल्ट प्रति मीटर भी होता है। इसकी बीमा होती है mL/-3 एंड A⁻⁻1। जैसे कि इस जो है आपको बीमा ज्ञात करना क्लास 11th में अच्छे तरीके से बताया होगा। अगर आप नहीं जानते हैं तो इसके लिए मैं आपको केवल बीमा निकालने की एक अच्छी क्लास जो है प्रोवाइड करा देंगे आपको 2-3 दिन में। तो स्टूडेंट्स, अगर जिस भी स्टूडेंट्स को बीमा निकालना नहीं आता है तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है, हम आपको बीमा निकालना अच्छे तरीके से सिखा देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट का वीडियो होगा जिसमें आपको सभी प्रकार की बीमाओं को निकालना अच्छे तरीके से बता दिया जाएगा। चलिए देखते हैं। चलिए तो हम आपको इसकी बीमा जो है निकाल के दिखाते हैं। तो ये क्या है F/Q0 स्टूडेंट्स। आपको F का तो बीमा पता है, F का बीमा क्या होता है mL/-2। ये आपने जो है क्लास 10th से पढ़ते आ रहे हैं कि F की बीमा होती है। 11th में भी आपको अच्छे तरीके से पढ़ा। ये तो रिजल्टेंट वैल्यू है, इसे आप याद किए होंगे। और Q यानी कि आवेश की बीमा हमने पार्ट 1 में आपको अच्छे तरीके से बता दिया क्या होता है, AT होता है। अगर इसकी बीमा हम निकाल सकते हैं Q = IT से इसकी बीमा हम निकाल सकते हैं। I का क्या होता है, I यानी कि एम्पियर किसे व्यक्त करते हैं, A से व्यक्त करते हैं। T यानी समय को T से व्यक्त करते हैं, तो इसकी बीमा कितनी होगी, AT होगी। इसी प्रकार से Q की बीमा यहाँ पर AT हमने जो है लिख दिया। और बीमा को आप हमेशा एक चीज याद रखिए कि इसे हम बड़े कोष्ठक में यानी बड़े ब्रैकेट में हमेशा रखेंगे, अन्यथा हमारी बीमा जो है गलत हो सकती है। चलिए देखते हैं
एम एल टी के पावर में -2 हो गया स्टूडेंट्स। और ये टी है जो ये ऊपर में जाएगा, तो जाहिर सी बात है, सॉरी टी जो है ये ऊपर में जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। और जो ए है ये भी ऊपर में जाएगा तो ये भी आपका माइनस में 1 हो जाएगा। चलिए देखते हैं, तो ये टी और टी जो है आपस में -2 और -1 जुड़ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा एम एल टी की पावर में -3 और ए की पावर में -1 हो जाएगा स्टूडेंट्स। चलिए आपको हम आशा करते हैं कि बीमा आपको अच्छी तरीके से निकालना आ गया। हमने आपको बीमा निकाल के भी दिखा दिया है। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आता तो हम आपको टेंशन मत लीजिए, हम आपको बीमा निकालना अच्छे तरीके से सिखा देंगे। चलिए देखते हैं हमारा अगला टॉपिक क्या होने वाला है। हमने क्या पढ़ा कि हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को अच्छे तरीके से पढ़ लिया है, फिर हमने उसको राशि जान ली, मात्रक जान ली और बीमा जान लिया, बस इससे ज़्यादा इसमें और कुछ है नहीं। चलिए अब जो आपकी तीव्रता है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाली है आपकी। तो चलिए देखते हैं क्या है कि अगला टॉपिक है हमारा बिंदु आवेश के कारण। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा जो इस लेसन में है हम केवल बिंदु आवेश के बारे में ही चर्चा करेंगे, और जो हमारा आवेश रहेगा वो स्थिर आवेश रहेगा, यानी कि आवेश गतिमान नहीं रहेगा, क्योंकि आवेश अगर स्थिर रहेगा तो केवल आपका वैद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड ही क्रिएट करेगा, केवल वैद्युत क्षेत्र ही क्रिएट करेगा। अगर वो जो आपका आवेश है यदि वो कह सकते हैं कि वेलोसिटी यानी वेग से यदि गति करने लगता है तो आपकी जो है धारा उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, तो इसमें आपका जो है जो आवेश है केवल बिंदु नुमा स्थिर रहेगा। और अगला जो अगर आपका आवेश चलने लगेगा तो आपका विद्युत धारा चैप्टर, अगर आपका आवेश गति किया विद्युत धारा चैप्टर आ जाएगा, आपका आवेश त्वरित किया और गति यानी स्थिर भी रहा तो आपका चुंबकीय क्षेत्र वाला चैप्टर आ जाएगा। जो क्या ऐसे अगर जैसे जैसे आवेश का गुण ही, अब आपको आवेश गुण के बारे में ही जो है आपकी आधी फिजिक्स खत्म हो जाती है। चलिए देखते हैं, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कारण क्या है, वैद्युत बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम इसे कैसे ज्ञात करेंगे, तो सर्वप्रथम हम एक बिंदु आवेश लेंगे। क्या लेंगे स्टूडेंट्स, हम एक बिंदु आवेश लेने वाले हैं। तो हमने एक बिंदु आवेश ले लिया है, क्या है O है, और बिंदु इससे कुछ दूरी पर एक बिंदु हम P लेंगे। तो यहाँ पर बिंदु आवेश हमने क्या लिया, Q प्लस Q का लिया है, और यहाँ पर हमने एक धन परीक्षण आवेश Q ले लिया स्टूडेंट्स। चलिए हमने क्या ले लिया, Q ले लिया, और इनके मध्य की दूरी कितनी है स्टूडेंट्स, इनके मध्य की जो दूरी होने वाली है हमारी, इनकी मध्य की दूरी R है, ठीक है, इसके मध्य की दूरी कितनी है, R है। तो अगर आप चाहें तो स्टेटमेंट कुछ यहाँ पर लिख सकते हैं। स्टेटमेंट आप यहाँ पे कैसे लिखेंगे कि माना, आप साथ साथ में लिखते चलिए स्टूडेंट्स, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। माना एक बिंदु आवेश, स्टेटमेंट लिखने में थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन लिखे दे रहे हैं जैसे कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। एक बिंदु आवेश प्लस Q एक ऐसे माध्यम में रखा है, एक ऐसे माध्यम में रखा है या स्थित है, आप कह सकते हैं, जिसका परावैद्युतांक हमने आपको अच्छी तरीके से पिछले वीडियो में अच्छे से बता रखा है। परावैद्युतांक को हम कैसे पता करें, परावैद्युतांक के है, के इक्वल टू आप लोग जाते हैं ना, अपसाइलन अपान में अपसाइलन नॉट होता है। पीछे आप वीडियो जो है अगले वीडियो में आप पार्ट 2 में देख सकते हैं स्टूडेंट्स, अगर आपने नहीं देखा है तो, ठीक है। बिंदु से R दूरी पर एक बिंदु क्या स्थित है, एक बिंदु P स्थित है, बस आपको इतना ही लिखना है। इतना लिखना के बाद में आपको क्या है, अब दो बिंदु आवेशों के मध्य कौन सा बल लगता है, कूलाम का बल लगता है, जो कि हमने कूलाम का बल भी आपको पार्ट 2 में अच्छे तरीके से बता दिया है। हम आपको बार बार कह रहे हैं आप पार्ट 2 देख लीजिए, तभी आपको फिजिक्स अच्छे से समझ में आने वाली है, क्योंकि फिजिक्स में हर एक टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। चलिए अब बिंदु आवेशों के मध्य लगता है कौन सा बल लगता है, कूलाम बल लगता है। तो आप हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कूलाम के नियम से। तो कूलाम के नियम से हमारे क्या होने वाला है, कूलाम का नियम हमारा था F = 1/4πε0, और ये Q ये प्लस Q है, चलिए प्लस Q लिख देते हैं। और इन 2 में क्या था, Q नॉट था, इनके मध्य की दूरी कितनी थी, R²। ठीक है, समझ में आया आपको कि नहीं आया, आई होप कि आपको समझ में आया होगा, क्योंकि कूलाम का नियम हमने बस ये लिया है, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। कूलाम का नियम क्या होता है कि F = 1/4πε0 Q1 Q2/R²। तो Q1 Q2 वहाँ पर था, और यहाँ पर हमने Q आवेश लिया है, इसे Q1 मान लेते हैं, ये Q नॉट आवेश लिया पर इसे Q2 मान लेते हैं, ठीक है। चलिए हमने ले लिया। अब आपको क्या करना है कि लिखना है आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से लिखना है आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से हमने कौन सा सूत्र प्राप्त किया है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से हमने स्टूडेंट्स प्राप्त किया है, क्या प्राप्त किया है, E = F/Q0। अभी हमने तुरंत इसे प्राप्त किया। अब हम क्या करेंगे, बस हमें कुछ करना नहीं है, जो F की वैल्यू हम अपना उठाकर यहीं पर रख देंगे, F की वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे। तो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे F का मान रखने पर
अब इससे आपने समीकरण 1 माना तो आप लिख दीजिए, चाहे समीकरण 1 का मान रखने पर लिख सकते हैं, f का मान रखने पर लिखते हैं। चलिए तो e इक्वल टू क्या हो जाएगा, f की वैल्यू कितनी है आपकी, तो हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। शायद आपको दिख नहीं रहा है, चलिए अब दिख रहा है कि f की वैल्यू हम फिर से बोले दे रहे हैं, क्या है कि e यहाँ पर लिख दिया, f की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और q प्लस q और इंटू में q नॉट और बटे में r स्क्वायर और पूरे के बटे में आपका q नॉट है, केवल f की वैल्यू हमने यहाँ पर रखी है तो Q नॉट हम लिख दिए। अब Q नॉट है यहाँ पर भी, Q नॉट है यहाँ पर भी, Q नॉट कैंसिल, आपको तो पता ही ना। तो E इक्वल टू हमारा तो फाइनली हमारा वैल्यू जो है आने वाला है, क्या आने वाला है कि E इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और देखिए एक Q नॉट से Q नॉट कैंसिल तो केवल कितना बच जाएगा, केवल Q बच जाएगा और अपान में R स्क्वायर तो ऐसे ही रखा है, R स्क्वायर हो जाएगा। सो हमारा जो फाइनली हमारा वैल्यू जो आता है बिंदु आवेश कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, यही है। आप इसे अच्छे से याद कर लीजिए। इस निगमन छोटा सा निगमन है, यानी इसे डेरिवेशन कहते हैं, तो इस डेरिवेशन को थोड़ा सा छोटा सा एकदम छोटा सा इसे आप तैयार कर लीजिए। चलिए हम आगे देखते हैं, अगला हमारा टॉपिक क्या होने वाला है। अगला हमारा टॉपिक होने वाला है वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, इसे आप अच्छे से तैयार कर लीजिए स्टूडेंट्स। वैद्युत द्विध्रुव बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा सिंपल टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो इसमें करना क्या है कि एक रचना होती है, क्या एक रचना होती है, यदि परिमाण में समान कहने का तात्पर्य क्या है, जो इसके चिन्ह है वो ना लिए जाए, चिन्ह यानी कि प्लस माइनस ना लिया जाए, परिमाण यानी कि केवल उसका परिमाण लिया जाए, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू ली जाए, उसमें जो चिन्ह है इसमें जो कह सकते हैं उसका चिन्ह नहीं लिया जाए। चलिए यदि परिमाण में समान किंतु विपरीत आवेश, परिमाण में समान, परिमाण में क्यों है, परिमाण में समान है किंतु विपरीत कहने का तात्पर्य क्या है, उसके जो कह सकते हैं चिन्ह है वो अपोजिट हुए एक दूसरे से, ठीक है, चिन्ह एक दूसरे यानी ये माइनस में है और प्लस में। परिमाण में समान किंतु प्रकृति में विपरीत आवेश एक दूसरे से अति अल्प दूरी इसमें क्या है 2l है, अति अल्प दूरी 2l पर स्थित हो तो ऐसे निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं, ऐसे निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्या कि लिख लीजिए आप, हम बोल रहे हैं बहुत सरल शब्द में कि परिमाण में समान किंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अति अल्प दूरी 2l पर स्थित हो, ऐसे निकाय को वैद्युत द्विध्रुव आगुण कहते हैं। जैसे कि HCl, इसमें हाइड्रोजन क्या है प्लस है, आपका Cl माइनस है, और ये इसमें हाइड्रोजन प्लस है और इसमें जो है Br यानी ब्रोमाइड आपका, ब्रोमीन आपका माइनस में, NH3 अमोनिया जो है आपका, इसमें नाइट्रोजन जो है माइनस में है, हाइड्रोजन आपका प्लस में है, ऐसे ही होता है। चलिए देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव आगुण क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव आगुण क्या होता है स्टूडेंट्स, वैद्युत द्विध्रुव आगुण, वैद्युत द्विध्रुव के जो हमने भी आपको तुरंत बताया, वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का, उसमें कितने आवेश, 2 आवेश, एक माइनस आवेश होता है यानी माइनस क्यू और एक होता है प्लस आवेश यानी कि प्लस क्यू। उसमें क्या है, वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आगुण कहते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है कि देख लीजिए, हम समझा रहे हैं आपको चित्र के माध्यम से। क्या है हमारा चित्र यानी कि डायग्राम, देखिए इसमें 2 आवेश है, एक माइनस की आवेश, इसमें एक प्लस की आवेश, तो इनमें से किसी भी आवेश का यानी दोनों में से किसी एक आवेश का परिमाण यानी कि माइनस छोड़ना है इसमें और इसमें प्लस छोड़ना है, यानी कि केवल Q, यानी कि दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण यानी कि Q और उनके मध्य की दूरी कितनी है, इनके मध्य की दूरी कितनी है हमारे स्टूडेंट्स, इनके मध्य की दूरी में 2l है, तो यानी कि इनके मध्य की दूरी गुणनफल यानी कि वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश, दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण तथा उनके मध्य की दूरी के गुणनफल को हम वैद्युत द्विध्रुव आगुण कहते हैं। क्या कि वैद्युत द्विध्रुव आगुण क्या होता है कि वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को हम वैद्युत द्विध्रुव आगुण कहते हैं। इसे हम P से व्यक्त करते हैं, इसे किससे, P से व्यक्त करते हैं, P = Q × 2l, जैसा कि हमने आपको बताया। और ये राशि कैसी होती है स्टूडेंट्स, यह एक सदिश राशि होती है, इसका मात्रक होता है कूलाम × मीटर, क्योंकि आवेश का मात्रक आप सभी को पता है कूलाम होता है और लंबाई का मात्रक आप तो पढ़ते ही आ रहे हैं कि लंबाई का मात्रक मीटर होता है, यानी कूलाम × मीटर हो जाएगा। इसकी विमा हम कैसे प्राप्त करेंगे, इसकी विमा हो जाएगी, लंबाई का विमा होता है आपका L और AT होती है आपकी आवेश की विमा, तो LTA हमने लिखा क्योंकि जो है हम इसे कह सकते हैं कि इसे हम एक जो एक रूप होता है कि पहले M लिखते हैं, L लिखते हैं, फिर T लिखते हैं, फिर A लिखते हैं, ऐसा एक प्रारूप होता है, ठीक है। चलिए मूल मात्रक के हिसाब से हमने इसे ऐसे लिखा है। चलिए मूल मात्रक आपको तो पता ही होगा 7 होते हैं, ऐसे ये सब पूरक मात्रक इसमें 2 होते हैं, घन कोण और ये जो होता है कोण, ये आपके पूरक मात्रक हैं, ये सब तो आपने पढ़ा होगा, बेसिक चीजें हैं। चलिए हम देखते हैं इसमें वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता स्टूडेंट्स, ये आपका बहुत ही ज्यादा, आप जितना इंपॉर्टेंट कह सकते हैं ये इतना इंपॉर्टेंट होने वाला, डायरेक्टली आपका क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है। सो आप अभी से अपना एग्जाम की तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए स्टूडेंट्स, क्योंकि जो है एक दिन में आप कुछ नहीं पढ़ पाएंगे, अगर थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा पढ़ सकते हैं। चलिए देखते हैं वैद्युत कैसे होता है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण, जो आपका द्विध्रुव हमने अभी तुरंत बताया, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो ये होता है 2 प्रकार से। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 2 प्रकार से ज्ञात की जा सकती है। पहला क्या है हमारा, अच्छी स्थिति में
और दूसरा क्या, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो हम पहले किस पर डिस्कस करेंगे, पहले हम डिस्कस करने वाले हैं, शायद आपको दिख नहीं रहा था, चलिए हम आपको दिखाने का ट्राई करते हैं। हाँ चलिए, आपको अब दिख रहा है। तो पहला अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दूसरा है निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता स्टूडेंट्स। ठीक है, अब हम अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पहले ज्ञात करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण लेंगे। क्या लेंगे, सॉरी वैद्युत द्विध्रुव लेंगे। वैद्युत द्विध्रुव लेंगे तो आपको वैद्युत द्विध्रुव पता है कि एक माइनस आवेश होता है और एक प्लस आवेश होता है, और इसके मध्य की दूरी PL होती है। तथा हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर नया क्या करने वाले हैं, यहाँ पर एक बिंदु मान लेंगे, इसका मध्य बिंदु मान लेंगे O है, और O से R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। O से R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, जहां पर माइनस की आवेश कारण तीव्रता E2 तथा प्लस की आवेश कारण तीव्रता E1 है। ठीक है, बस इतना आपको लिखना है, और इसके में एक स्टेटमेंट भी आपको अच्छी तरीके से लिखना है। हमने जितना बनाया है, यानी इसे रचना कहते हैं स्टूडेंट्स, तो स्टेटमेंट यानी रचना को आप अच्छे तरीके से कर लीजिए। ठीक है, ठीक, चलिए जैसे कि हमने आपको भी इसमें बताया ना रचना, वही आपको यहाँ पे करना है। ठीक, चलिए रचना हमने लिखा है। रचना आपने क्या लिखा है कि माना वायु या निर्वात में हमने एक वैद्युत द्विध्रुव लिया है जिसका मध्य बिंदु O है, जिससे यानी उससे मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना यानी गणना करनी है, या फिर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। माइनस Q तथा प्लस Q के कारण तीव्रता क्या है, P1 बिंदु P पर तीव्रता कौन कौन सी है, बिंदु देखिए हम आपको दिखा रहे हैं चित्र। अगर आप चित्र देखते रहेंगे साथ में तो आपको अच्छी तरीके से भलीभांति समझ में आने वाला है। देखिए, अब माइनस Q के कारण तीव्रता E2 है तथा प्लस Q के कारण तीव्रता E1 है, और बिंदु O से कितनी दूरी पर, R दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर तीव्रता है। ठीक है, बिंदु P पर ही हमें तीव्रता ज्ञात करनी है। चलिए हम कि पहले हम अब हम लिखेंगे जो है तीव्रताओं को लिखेंगे प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण में जो तीव्रता होने वाली, प्लस Q आवेश के कारण में तीव्रता कौन सी थी, हमने क्या बताया आपको, प्लस Q आवेश के कारण जो तीव्रता आपकी होने वाली है वो E1 है। प्लस Q आवेश के कारण तीव्रता E1 है। अब आपको बिंदु आवेश के कारण तीव्रता यानी जो प्लस Q बिंदु आवेशित है, तो बिंदु आवेश के कारण तीव्रता क्या होती है, E1 बराबर अगर हम लेते हैं तो क्या होता है, बिंदु आवेश के कारण तीव्रता 1/4πε0, और बिंदु कौन सा है, प्लस Q आवेश है, और ये हो जाएगा। इसकी दूरी हम ज्ञात करेंगे। इसकी दूरी हम कैसे ज्ञात करेंगे, दूरी हम आपको बता देंगे कैसे ज्ञात करेंगे। दूरी आपको कुछ इस प्रकार से ज्ञात करना है कि कहाँ से दूरी चाहिए आपको, प्लस Q आवेश से। तो प्लस Q आवेश कहाँ से है आपका, प्लस Q आवेश यहाँ से, प्लस Q आवेश से बिंदु P तक की आपको दूरी चाहिए, और O से और P तक की दूरी यानी पूरी दूरी कितनी है, R है, और उसमें से बची हुई दूरी कितनी है, O से और B है, O से B है। यानी कि अगर O से P तक की दूरी चाहिए तो O से P तक की दूरी में से O से B तक की दूरी घटा दो, यानी कि R में से L को घटा दो तो B से P तक की दूरी आपको प्राप्त हो जाएगी। तो इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, इसकी दूरी हो जाएगी आपकी, इसकी दूरी होने वाली है आपकी R माइनस में L का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर क्यों हुआ, इसका समीकरण 1 होल स्क्वायर क्यों हुआ, क्योंकि आपका जो है बिंदु आवेश के कारण तीव्रता में जो आपका होल स्क्वायर होता है, यानी कि उसका सूत्र क्या होता है, 1/4πε Q1Q2 Q बटे R स्क्वायर क्यों होता है, Q1Q2 नहीं होता, तो आपका उसमें होता है कूलॉम के नियम से होता है। अब लिखेंगे प्लस Q आवेश के कारण तीव्रता हो गया, माइनस Q आवेश के कारण तीव्रता E2 है। अब E2 ये भी बिंदु आवेश के कारण तीव्रता है, तो बिंदु आवेश के कारण तीव्रता का सूत्र इसमें हो जाएंगे, E2 = 1/4πε0, और ये आवेश होता है माइनस Q आवेश। अब इसकी दूरी कैसे निकालेंगे, दूरी आपको किसी प्रकार से निकालना है, डायग्राम से आप निकाल सकते हैं। इसकी दूरी रट नहीं सकते, रट सकते हैं तो वो भी अच्छी बात है, रटना लेकिन नहीं है। आपको दूरी जो है निकालना है, किसके कारण, माइनस Q आवेश के कारण। माइनस Q आवेश के कारण तीव्रता दूरी कितनी हो जाएगी, A से और P तक की दूरी माइनस Q आवेश के कारण जो है प्राप्त होगी, A से P तक की दूरी, और A से B O तक की दूरी हमें पता है L है, और O से P तक की दूरी पता है कितनी है, R है। यानी दोनों को जोड़ दें, दोनों दूरियों को जोड़ दें तो A से P तक की दूरी मिल जाएगी। O से P तक की दूरी R, और A से O तक की दूरी को जोड़ देते हैं तो R प्लस L कर देंगे तो हमें दूरी प्राप्त हो जाएगी। ठीक, तो हो जाएगा R और प्लस में L का जो है होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको समीकरण हम 2 मान लेते हैं। अब जो है हमें दो तीव्रता पता चल गई, तो हमें बिंदु P पर तीव्रता हम ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि लिखेंगे परिणामी तीव्रता को किससे निरूपित करते हैं, व्यक्त करते हैं, परिणामी तीव्रता को हम E से व्यक्त करते हैं। तो E बराबर क्या हो जाएगा, E = हमारा क्या हो जाएगा। अब आपको पता है जिस संख्या का हर जो है वो छोटा होता है वह संख्या बड़ी होती है, और जिस संख्या का हर बढ़ता है हर मतलब बड़ा होता है वह संख्या जो है आपकी छोटी होती है। कहने का तात्पर्य क्या है, हम आपको समझाने की जो है चेष्टा करते हैं। क्या करना है आपको, सिंपली आप देख लीजिए, पेज में आपको बता रहे हैं, समझना क्या है, आपको समझना बस इतना है, क्या है कि आप देख लीजिए, जैसे कि ये 4/2 है और क्या है 4/4 है, 4/4 है। तो इसमें कौन सी संख्या बड़ी है, जिसका हर छोटा है, इसका हर छोटा, यानी कि ये कौन सी संख्या हो जाएगी, 2 यानी कि ये संख्या हो जाएगी 2, और ये संख्या हो जाएगी 1, यानी कि इस संख्या का हर बड़ा यानी ये संख्या छोटी, संख्या का हर छोटा यानी ये संख्या बड़ी। बस इतना आपको समझना था। तो इसमें कौन सी संख्या, किस संख्या का हर छोटा है, इस वाली संख्या का हर छोटा यानी संख्या बड़ी, यानी बड़ी संख्या, यानी कि E1 में से E2 को घटाना है, यानी कि लिखेंगे E1 -
E2। चलिए हम रख देते हैं वैल्यू। E1 की वैल्यू कितनी है 1/4πε0 और प्लस क्यू अपॉन में वैल्यू नीचे इसकी दूरी कितनी है r का होल स्क्वायर माइनस में लगाया है। E2 की वैल्यू रखिए 1/4πε0 और फिर माइनस क्यू अपॉन में r प्लस l का होल स्क्वायर। अब कैलकुलेशन आपको करना है, कैलकुलेशन अब कोई जो है बड़ी बात इसमें नहीं, कैलकुलेशन आप आराम से कर सकते हैं। चलिए इसमें आपका जो है क्यू अपान 4πε0 कॉमन होता है। देखिए 1/4π इसमें 1/4πε0 इसमें क्यू इसमें यानी इसमें हम कॉमन ले लेंगे क्यू अपान में 4πε0 इतना हमको कॉमन कर लेना है। तो बहुत ही छोटी सी बात है। और ये कितना हो जाएगा 1/r माइनस एल का जो है होल स्क्वायर हो जाएगा और ये 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए। इसमें क्या लिखना है आपको, सिंपली आपको इतना लिख लेना है 4πε0 आपको इसका गुणा करा देना है। तो जाएगा r प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस इसका बदला इसमें r माइनस एल का होल स्क्वायर बटे में क्या हो जाएगा a प्लस बी माइनस बी का सूत्र हो जाएगा। एक ब्रैकेट में a प्लस बी ब्रैकेट में a माइनस बी, इसका सूत्र क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा r स्क्वायर माइनस में एल स्क्वायर और दोनों का क्या है होल स्क्वायर, इसलिए इस पर होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे ये तो आपका चलता ही जाएगा बाहर से क्यू अपान 4πε0 और इसका जो है होल स्क्वायर तोड़ देंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सूत्र हो जाएगा यानी a स्क्वायर और प्लस में बी स्क्वायर और प्लस में 2ab 2rl। ठीक, ये इसको इस ब्रैकेट में कर देंगे माइनस लगा देंगे। इसमें a माइनस बी का a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का 2rl हो जाएगा। ये आपका यहाँ पर सूत्र लग चुका a माइनस बी का। नीचे जैसे आपको सेम ऐसे ही लिख लेना है r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का जो है होल स्क्वायर आपको ऐसे लिखना है, इसमें कुछ आपको नहीं करना है। क्यू अपान में हो जाएगा 4π, क्यू अपान में हो जाएगा कितना 4π और ये हो जाएगा ε0 और बस आपको क्या करना है इसका जो है इसमें अंदर गुणा करा देना है r स्क्वायर और प्लस में एल स्क्वायर और प्लस में कितना हो जाएगा 2rl हो जाएगा। इसका अंदर गुणा करा देंगे कि ये r ये प्लस में ये माइनस में हो जाएगा r स्क्वायर, ये प्लस में ये माइनस में हो जाएगा एल स्क्वायर और ये माइनस और माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक, माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा। ठीक, अब क्या करना है आपको जैसे हर इसका वैसे ही लिख देना है क्योंकि हर में हमने अभी कुछ नहीं किया है। ये हर हिस्सा है r स्क्वायर माइनस में एल स्क्वायर का जो है होल स्क्वायर का हर है। चलिए आज से ये r स्क्वायर कैंसिल, ये एल स्क्वायर कैंसिल क्योंकि ये प्लस में ये माइनस में। ठीक है, क्या करना है अभी 2rl कितना हो जाएगा, ये 2rl अब लिख लीजिए इसको 2rl 4rl हो जाएगा बटे में कितना है r स्क्वायर माइनस में एल स्क्वायर का जो है r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर क्या है होल स्क्वायर है। और ये आगे इसको ब्रैकेट में कर देंगे और ये आगे कितना चलता आ रहा है क्यू अपान में 4πε0। कुछ मतलब लेंदी नहीं है, बस थोड़ा सा प्रोसेस कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा है। बस इसमें आपको करना क्या है कुछ नहीं। अब क्या करना है आपको क्यू अपान में 4πε0 इसको ऐसे ही एकदम सेम उतार लेना है। फिर एक इसको थोड़ा तोड़ लेना है। इसको कैसे 2l इंटू में 2r में तोड़ना है। क्यों तोड़ा है आपको हम बता रहे हैं, क्यों तोड़ा है हमने, क्योंकि हम अभी इससे कुछ करने वाले हैं। हमने कुछ किया थोड़ी ना, 2 दूनी 4rl हो जाएगा जैसे लिखा है वैसे ही तो है 2 दूनी 4rl बस खत्म। अब क्या करेंगे हम इसमें जो क्यू है सॉरी जो क्यू है आपका इसको हम 1 कर लेते हैं 1 और ये अपान में 4πε0 ये 1 है 1 है ये क्योंकि क्यू का हमने अंदर भेज दिया है 2l इंटू में 2r क्योंकि गुणे में है ना तो डायरेक्ट हमने उसको अंदर गुणा करा दिया, कुछ करना थोड़ी ना। r स्क्वायर माइनस में एल स्क्वायर का जो है होल स्क्वायर और एक सूत्र अभी हमने आपको तो बताया p इक्वल टू क्यू इंटू 2l किसका है ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हमने अभी तुरंत आपको बताया, थोड़ा सा वीडियो का आप आगे कीजिए अगर नहीं याद है आपको तो तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। ये हो जाएगा 1 अपान और 4πε0 और जहाँ क्यू इंटू 2 है वहाँ पर p लिख सकते हैं। ठीक, तो हो जाएगा p और इंटू में 2r और अपान में क्या हो जाएगा r स्क्वायर माइनस में एल स्क्वायर का जो है होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, इतना आपको समझ में आया। अब एक चीज़ आपको हम दिखाना चाहेंगे, क्या दिखाना चाहेंगे देख लीजिए आप डायग्राम में देखिए कि जो r है ये आपको दिख रहा है ना r, ये r है। ठीक, यहाँ पर शायद विजिबल नहीं है, अब आपको दिख रहा है ना r जो है ये l की तुलना में बहुत बड़ा है। ये देखिए o से p तक की दूरी कितनी बड़ी है और b से o से b तक की दूरी बहुत छोटी है, यानी कि इसकी तुलना में ये बहुत छोटा है। अगर किसी संख्या छोटी संख्या का वर्ग करेंगे तो और छोटा हो जाता है, बड़ी संख्या का वर्ग करेंगे तो और ज़्यादा बड़ा हो जाता है। चलिए इसको हम जो है दूसरे पेज पर देखते हैं तो हमारा क्या प्राप्त हुआ। हम लिखेंगे कुछ स्टेटमेंट लिखेंगे कि l की तुलना में बहुत बड़ा है जो कि वर्क करने पर r और बड़ा तथा l उसकी तुलना में नगण्य करने का तात्पर्य क्या है, 0 को नगण्य हो जाएगा। बस इतना आपको स्टेटमेंट लिखना है और आपको ऐसे चिन्ह के रूप में लिखना है r ग्रेटर देन मच ग्रेटर देन कह सकते हैं l।
ठीक, आर जो है बहुत ही बड़ा है किससे, एल से, यानी एल को जो आप 0 के बराबर में जो है मान सकते हैं। अब जहाँ एल था आपका उसमें आप यहाँ पर 0 रख दीजिए। कितना था, ई इज इक्वल टू कितना था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और कितना था यहाँ पे, इतना यहाँ पे था पी इंटू में 2r, और बटे में जहाँ एल था आर स्क्वायर और माइनस में 0 का स्क्वायर, तो पूरे का स्क्वायर, क्योंकि जहाँ 0 हमने रखा है वहाँ पे क्या था आपका एल था। ठीक, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी इंटू में 2r, और अपान में 0 गायब हो जाएगा तो हो जाएगा आर स्क्वायर की पावर में 2 हो जाएगा। और आर स्क्वायर की पावर में 2 यानी कि गुणा जो घात होती है आपस में, किसका गुणा होता है, आपस में जो घात होती हैं उनका गुणे का संबंध होता है। ये घात की घात है, इसका जो गुणा हो जाएगा, तो p इंटू में 2r, और देखिए गुणे के गुणे यानी कि हो जाएगा r की पावर में 4 हो जाएगा, और r की पावर में 4 को ऐसे लिख सकते हैं, r की पावर में 3, r की पावर में 1 ऐसे लिख सकते हैं ना, आपको तो पता ही है ना। बस सिंपली हमने इतना कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि आर एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा ये 2 को आगे ले लेंगे तो हो जाएगा 2p अपान में आर क्यूब हो जाएगा, और ये ई के बराबर में हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, यही जो है आपका मेन जो है फार्मूला होने वाला है, यही आपका जो है मेन फार्मूला होने वाला है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, अपनी वीडियो से अगर कुछ भी सीखा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जो है ऐसे ही हम फिजिक्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और डेली जो हम आपको क्लासें प्रोवाइड कराने वाले हैं। सो स्टूडेंट, जय हिंद, जय भारत।